दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले एक वीडियो में आपको दे चुका हूँ जिसमें निफ्टी के ऊपर चर्चा की है कि निफ्टी का जो रेसिस्टेंस है जस्ट अभी कुछ ही गैप के बीच में यानी कुछ ही दूरी पे है। रेसिस्टेंस कंप्लीट होगा उसके बाद में ब्रेकआउट होने की चांसेस है या नहीं, उसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। साथ में ट्रेड डील जल्द ही होने वाली है, इस नवंबर के एंड से पहले पहले की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे दी गई है। क्या कुछ हो सकता है, इम्पैक्ट कैसा हो सकता है, कौन से सेक्टर्स में तेजी आ सकती है, मार्केट ओवरऑल कैसा परफॉर्म कर सकता है, उसके ऊपर हमने यहाँ पे बातचीत की है। कुछ कंपनीज हैं, 5 कंपनीज है जिनके टेक्निकल पैटर्न, फंडामेंटल पैटर्न काफ़ी स्ट्रांग है, उसके ऊपर भी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है। अब शुरू करते हैं यूएस के बाजार के साथ में। देखिए सिचुएशन है न्यूट्रल, क्योंकि जस्ट एक ओपनिंग डेटा है, गैप डाउन के साथ में खुला था डाउ जोन्स, लेकिन अभी के समय तेजी में है। और नेस्टे को भी देख लेते हैं तो कुछ खास नहीं, न्यूट्रल ही है, परफॉर्म कर रहा है। इसके पीछे का कारण यह है कि डेटा फ्लो होना वापस से शुरू हो चुका है। अब जैसे जैसे डेटा आएगा वैसे वैसे यूएस का मार्केट उसको लेकर रिएक्शन देगा। सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो डेटा है वो ये है एनवीडिया के रिजल्ट। इसको लेकर काफ़ी सारा फोकस है, इंडिया का भी फोकस हम बोल सकते हैं, क्योंकि एनवीडिया के साथ में इंडिया के अंदर काफ़ी सारी कंपनीज है जो टाई अप है। और एनवीडिया अगर अच्छा नहीं करेगा, नंबर्स अच्छे नहीं देगा, तो चांसेस है कि यहाँ पे भी काम उसका कम आएगा और यहाँ की जो कंपनीज है वो भी कुछ खास नहीं कर पाएगी, जबकि वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है। अब एनवीडिया के साथ में नेटवेब का टाई अप है, लेकिन और भी कुछ कंपनीज है जो एनवीडिया के साथ में जुड़ी हुई है। एक कंपनी है उसको लेकर एक न्यूज़ है, इसी वीडियो में हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिएक्शन कुछ ऐसा है कि रिजल्ट आने से पहले प्रॉफिट बुकिंग, स्टॉक अभी नीचे है। अब ऐसा इंडिया में भी होता है, यूएस के अंदर भी ऐसा ही होता है कि जब भी कोई कंपनी का स्टॉक ऊपर चल जाता है अच्छे नंबर्स आने की एक्सपेक्टेशंस में, तो नंबर्स आने से पहले प्रॉफिट को बुक करना जरूरी है। क्योंकि चांसेस क्या हो सकते हैं, मान लो अच्छे नंबर्स आ गए, फिर क्या, फिर अगला ट्रिगर है नहीं तो प्रॉफिट बुकिंग बनती है। खराब रिजल्ट आ गए, ऑब्वियस स्टॉक नीचे जाएगा। लेकिन अच्छे रिजल्ट के साथ में अच्छी कमेंट्री आ गई अगले क्वार्टर की, तो स्टॉक फिर वहां से भी ऊपर जाता है, जिसके चांसेस काफ़ी कम होते हैं क्योंकि वैल्यूएशन काफ़ी ऊपर होती है। तो यही प्रथा यहाँ पे भी फॉलो की जाती है और यूएस के मार्केट के अंदर भी फॉलो की जाती है। हम क्या कर सकते हैं, पिछले कुछ रिजल्ट्स को देख सकते हैं जिसमें ओके रिजल्ट गए थे पिछले 4 क्वार्टर में। आप देखोगे तो 4% के साथ में ईपीएस बीट है, यहाँ पे 8% के साथ में, यहाँ पे 5% के साथ में, यहाँ पे 4% के साथ में, यानी 8% के साथ में, सॉरी। ईपीएस बीट आप इसमें नोट कर सकते हैं। तो इसके रिजल्ट कब आने वाले हैं, आज नहीं है, 19 तारीख को इसके रिजल्ट आने वाले हैं। और आफ्टर मार्केट क्लोजिंग, मतलब यूएस का मार्केट बंद होगा तब इसके रिजल्ट आते हैं मोस्टली। तो देखते हैं कैसे इंपैक्ट होगा, क्योंकि अभी के समय स्टॉक ऑल टाइम हाई के नज़दीक है। यूएस के मार्केट में वैसे भी काफ़ी सारी बातचीत की जा रही है कि एआई कंपनी का इस क्वार्टर के अंदर बबल बस्ट हो सकता है, स्टॉक्स नीचे आ सकते हैं। ऐसा कुछ क्रैक देखने को मिला तो इंडियन कंपनी के स्टॉक्स भी डेफिनेटली नीचे जाएंगे, क्योंकि एनवीडिया के साथ में टाई अप है। अगर दुनिया की सबसे बड़ी एआई कंपनी हम बोल सकते हैं वही अच्छा नहीं कर पाएगी, तो फिर बाकी कंपनी से क्या उम्मीद करेंगे। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली फिर वो देखा जाएगा। अभी के समय काफ़ी बड़े इन्वेस्टर्स, माइकल जेबर, ये भी एआई कंपनी को शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, जिसमें एनवीडिया का भी नाम है। देखते हैं कैसे रिजल्ट इसके आते हैं। अब हम एक एफआई की एक्टिविटी को देखते हैं, और एफआई की एक्टिविटी के अंदर आप देख सकते हैं 17 तारीख की एक्टिविटी कुछ ऐसी है कि 400 करोड़ की बाइंग की है एफआईज ने। 400 करोड़ की बाइंग है, कुछ बड़ी बाइंग नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, कल के कंपैरिजन में सेलिंग यहाँ पे नहीं की। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ कंपनीज को लेकर। रिजल्ट आना तो मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं बंद हो गए, मोस्टली जो भी कंपनीज है उनके नंबर्स आ चुके हैं Q2 के। कैसे आप चेक कर सकते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। आप गूगल पे किसी भी कंपनी का नेम लिखोगे, जैसे एस्ट्रल, अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। नीचे आप जाओगे, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको ये अर्निंग्स का रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगा, जिसके अंदर आप देख सकते हैं ईपीएस बीटन कितने परसेंट के साथ में बीट है, वो देखना ज़्यादा जरूरी है। कमेंट्री आप कैसे देख सकते हो, उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, मैं आपको कमेंट्री बता देता हूँ, और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दे देता हूँ। बाकी आप लिस्ट मेंटेन करके चल सकते हैं। एस्ट्रल को लेकर कुछ क्वेश्चंस आए थे आज के दिन, और 3% के साथ में स्टॉक नीचे भी गया, जबकि रिजल्ट हमने देखे अच्छे थे। अब देखो यहाँ पे 77 की वैल्यूएशन है, 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो वैल्यूएशन ऑलरेडी काफ़ी ऊपर है। और ईपीएस बीटन बाय ऐसा कुछ नहीं कि 200-300% या 50-60% के साथ में बीट कर गया। जब इसके रिजल्ट आए थे तो मैंने आपको कहा था स्लाइटली बीट किया है, यानी कोई बहुत बड़ी तूफान वाली बात नहीं है। स्टॉक हो सकता है थोड़ा सा चले, लेकिन इसको रिवाइव करने के लिए, ऑल टाइम हाई पर जाने के लिए अब बहुत अच्छे रिजल्ट देने पड़ेंगे, साथ में शानदार कमेंट्री भी देनी पड़ेगी। और मार्केट को ये भी बताया कि इस सेक्टर के अंदर ऑलमोस्ट इसके अलावा हर कंपनी के रिजल्ट खराब है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कंपनी कुछ अलग ही करने वाली है। टोटल सेक्टर को ग्रो करना पड़ेगा इस कंपनी के साथ में, तब जाके यहाँ पे कन्विक्शन बैठेगा। तो 10% के साथ में
ईपीएस बीट की थी। साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे टेक्निकल जो एनालिस्ट है वो ये कह रहे हैं कि स्टॉक ब्रेकआउट कर चुका था रिजल्ट आने के बाद में असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को, और यहाँ पे अच्छी तेजी मिल सकती है। बट हमने जो टेक्निकल स्टडी की थी वो कुछ और थी, उसको आगे चल के अपन चेक कर लेते हैं। बाकी आप ये देखिए, पैट जो इस तरह से बढ़ रहे थे वो अभी यहाँ पे रुक चुके हैं। तो जब तक ये ऑल टाइम हाई नहीं पहुंचेगा, 546 करोड़ का प्रॉफिट मान लो या 600 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट मान लो, उसके साथ में अच्छी कमेंट्री नहीं होगी, जब तक स्टॉक का प्राइस ऑल टाइम हाई पे नहीं पहुंचेगा, जो कि अभी तक हुआ नहीं है। ये आप क्यों के बेसिस के रिजल्ट देख सकते हैं, इसके अंदर कोई ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला है। 23 के क्वार्टर के अंदर आप देखोगे तो 120 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके बाद में 132, 113, मोस्टली इसी रेंज के अंदर प्रॉफिट अभी घूम रहा है। 2 बार प्रॉफिट अच्छा गया इसका, 181 करोड़, 180 करोड़, लेकिन कुछ खास वहां से ब्रेकआउट देखने को नहीं मिले। मतलब ये था जो क्वार्टर था मार्च का, 24 मार्च का 180, हो सकता है मार्च क्वार्टर कुछ इस तरह का अपने को देखने को मिले, लेकिन जब तक ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी यहाँ से, जब तक स्टॉक का ऊपर जाना काफ़ी डिफिकल्ट है। तो रिजल्ट आप देख सकते हैं कितना कैसा रिजल्ट है, कितनी एक्सपेक्टेशंस को बीट के, उसके हिसाब से आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को सेट कर सकते हैं स्टॉक के प्राइस से। वो डिपेंड करता है इन्वेस्टर के ऊपर कि वो क्या करना चाहता है, ट्रेडर वो क्या करना चाहता है। जैसा कि हमने देखा कि उस समय जो स्टॉक था कहीं ना कहीं यहाँ पे था, मैंने आपको कहा था कि जब तक ये इस रेसिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेगा, जब तक कोई ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। और इस रिजल्ट को देखने के बाद में चांसेस काफ़ी कम है। सो वही देखने को मिला है। बाकी गैप कितना है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस 20 से लेकर 25% का गैप है, और रेसिस्टेंस को लेकर वापस से नीचे आने की कोशिश कराएं। अब ये यहाँ तक जाएगा या नहीं जाएगा वो कहना काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि चांसेस तो नहीं है। अगर मार्केट स्टेबल रहता है तो हो सकता है शायद यहाँ तक नहीं पहुँचे, क्योंकि रिजल्ट ओके देखने को मिले हैं इस बार। लेकिन अगर आप उम्मीद करो कि यहाँ से ऊपर जाके ये यहाँ तक पहुँच जाएगा, तो वो अभी मेरे हिसाब से नहीं हो सकता है, क्योंकि रिजल्ट वैसे देखने को नहीं मिले हैं। नेक्स्ट कंपनी है टीवीएस मोटर्स, को लेकर एक न्यूज़ है। 2-3% के साथ में स्टॉक चला है आज के दिन। आफ्टर मार्केट क्लोजिंग एक न्यूज़ आई है, टीवीएस अपाचे आरटीआर 180 केन्या में लॉन्च हो चुकी है। सो कंपनी का स्टॉक काफ़ी अच्छा कर रहा है। जैसे अगर मैं बैंक्स की बात करूँ तो आईसीआईसी बैंक मोमेंटम में, इस क्वार्टर में नंबर्स उसके थोड़े से ऊपर नीचे हुए, अदरवाइज मोमेंटम में काफ़ी टाइम से। सो टीवीएस मोटर ऑटोमोबाइल कंपनी का आईसीआईसी बैंक है, जो कि काफ़ी अच्छे मोमेंटम के साथ में काफ़ी टाइम से परफॉर्म कर रहा है। रिजल्ट देखें तो ओके रिजल्ट आ रहे हैं इसके 2-3 क्वार्टर से। 2 ही क्वार्टर का डेटा था तो मैंने आपको वही दिखाया है। साथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद में तेजी कैसे बनी है। एक ब्रेकआउट मिला, उसके बाद में 28% तेजी, एक ब्रेकआउट मिला, उसके बाद में वापस से 28% के आसपास की तेजी। सो यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिल जाता है तो फिर एक एक्सपेक्टेशन हम इससे कर सकते हैं। सो इसको ट्रैक कर सकते हैं। अच्छी कंपनी, नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं, और ऑटोमोबाइल के अंदर कोई मोमेंटम चेज करना चाहता है तो उसको देख सकता है। डिक्सॉन, इसको लेकर एक न्यूज़ आई थी ओपन मार्केट के अंदर, 1.44% के साथ में तेजी बनी। यहाँ पे कंपनी के मैनेजमेंट ने ये बोला है कि वी आर नाउ प्लानिंग टू इंक्रीज आवर लैपटॉप प्रोडक्शन इन इंडिया टू 30% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन। यानी 30% इंक्रीज करके हम यहाँ पे लेके जाना चाहते हैं। ग्लोबल प्रोडक्शन का 30% इंडिया में ही होगा, ऐसा हम यहाँ पे करना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं इसको लेकर। ठीक है। सो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा लैपटॉप को लेकर, और प्रोडक्शन होगा तो ऑब्वियस है ना, उसको सेल भी करेंगे, डोमेस्टिकली भी सेल होगा और वो एक्सपोर्ट भी होगा। तो ये अच्छी न्यूज़ इसमें सुनने को मिली है। साथ में रिजल्ट को देखते हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग थे इसके। 165% के साथ में ईपीएस इसने बीट की थी, कुछ अदर इनकम और ये सब चीज़ें थी। बाकी वैसे नंबर्स अच्छे इसके देखने को मिले हैं। स्टॉक का जो प्राइस है ना वो भी काफ़ी अच्छे पैटर्न पे, तो ये देखने लायक चीज़ है अभी के समय। यहाँ पे सपोर्ट से तेजी बनी तकरीबन 20-25% की, यहाँ से वापस सपोर्ट से तेजी बनी 20-25% की, सपोर्ट लिया, कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की। अगर ये इस तरह से पहुंचेगा तो 20-25% का गैप यहाँ से देखने को मिल जाता है, तो इसको ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपको प्राइस एक्शन के अंदर दिखता है कुछ कि हाँ इंटरेस्टिंग ब्रेकआउट हुआ है, तो चेक कर सकते हैं इसको, कि रिजल्ट अच्छे है और पैटर्न भी इसका काफ़ी अच्छा, और जो कमेंट्री है वो भी काफ़ी अच्छी सुनने को मिली है। इसके बाद में मैक्स हेल्थ केयर, इसको लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। नारायणा को डिस्कस किया था, उसके बाद में तेजी भी बनी है क्योंकि एक्सपेक्टेड था, रिजल्ट काफ़ी अच्छे थे। तो इसके भी रिजल्ट आए हैं। इसके रिजल्ट कैसे थे उसको एक बार हम देखते हैं। यहाँ पे जैसे आपको बताना चाहूँगा 14 तारीख को इसके रिजल्ट आए थे, और परसेंटेज बेसिस में देखते हैं सबसे पहले हम इसके रिजल्ट कैसे थे। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, सेल्स कंपनी की बढ़ी 25% के साथ में, जो कि अच्छी बात है। 74% के साथ में कंपनी के प्रॉफिट बढ़ गए थे। क्यून के बेसिस पे भी जंप है और वाई बेसिस पे भी जंप है, बट इस कंपनी से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी तो उस हिसाब से स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया।
नारायणा से एक्सपेक्टेशंस अलग थी, तो उसके हिसाब से उसने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया। तो एक्सपेक्टेशंस का सारा खेल होता है, क्योंकि कंपनी कितनी स्ट्रांग है, कैसी वैल्यूशन दे रखी है, उसके हिसाब से एक्सपेक्टेशंस की जाती है। तो ठीक है, हम बोल सकते हैं इसके नंबर्स इन लाइन थे, बहुत अच्छे नहीं थे। यहाँ पे आप देखोगे तो आज एक न्यूज़ आती हुई देखने को मिली है। न्यूज़ ये है कि कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है एक फेवरेबल इम्पैक्ट ऑफ ₹200 करोड़ जैसे ही रिवाइज्ड हो जाएगी CGS नॉर्म्स, उसके बाद में हम 200 करोड़ रुपीस का फायदा कर लेंगे। अब इसके बारे में आपको पता होगा, एक न्यूज़ आई थी कुछ टाइम पहले जो मैंने कवर की थी आपके साथ में, और न्यूज़ के अंदर हमने ये देखा कि सरकार उन सभी हॉस्पिटल्स को फ़ायदा देने वाली है जो CGS के थ्रू इलाज करते हैं। फ्री में हम बोल सकते हैं, या सरकारी जो इलाज होता है जिसके लिए सरकार स्कीम्स देती है लोगों को, तो वो हॉस्पिटल्स में जाके इलाज करवाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके इलाज करवाते हैं। तो हॉस्पिटल्स मतलब जो उनके पेशेंट्स उनसे पैसे नहीं लेते हैं, पैसे लेते हैं सरकार से। तो सरकार पहले अगर 100 रुपीज़ पे कर रही थी, तो अब 120 रुपीज़ पे करेगी, जिससे सीधा सीधा इंक्रीमेंट होगा और कंपनीज को ज़्यादा फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। तो 200 करोड़ का फायदा यहाँ पे बताने की कोशिश की है, और उसका इम्पैक्ट भी देख सकते हैं 1-2% के साथ में स्टॉक ने दिखाया, क्योंकि मार्केट को ये पहले से ही पता था। सो कहने की बात यह है कि स्टॉक गिरता है, ज़्यादा कुछ खास नहीं, वही 20% के आसपास, उसके बाद में तेजी बनती है। अब यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन जाता है, तो 17-18% का गैप है। चांसेस ठीक है, क्योंकि रिजल्ट अच्छे गए थे और अगले कुछ क्वार्टर के लिए भी अच्छी कमेंट्री सुनने को मिली है। तो देख सकते हैं 17% का गैप इसमें है, प्राइस एक्शन को ट्रैक कर सकते हैं, इसके ऊपर अपनी स्टडी कर सकते हैं। साथ में आप देखो इसके अंदर EPS भी बीटन बाय 20% है, यानी इस क्वार्टर में रिजल्ट ठीक थे। अब वो तेजी वैसी बनी नहीं है नारायणा की तरह, बाकी रिजल्ट इसके भी ठीक देखने को मिले, खराब नहीं है। पिछले कुछ क्वार्टर से खराब जा रहे हैं, बट इस क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिले हैं। गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर डिस्कशन करते हैं। गिरे हैं आज काफ़ी ज़्यादा। आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि MCX के प्राइजेस भी काफ़ी गिरे हैं, क्योंकि डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी तो गोल्ड फिसलेगा। साथ में आप ये देख सकते हैं कि अभी थोड़ा सा चॉपी रह सकते हैं, यानी अप्स एंड डाउन्स के साथ में रह सकते हैं, क्योंकि फेड के सिग्नल पेंडिंग है, लेबर डेटा और ये सब चीज़ें देखेगी, उसके बाद में ही गोल्ड के प्राइजेस के अंदर तेजी बन सकती है। सो क्या वापस से गोल्ड एंड सिल्वर नेगेटिव जोन में आ चुके हैं? क्या क्या वापस ये बैरिश हो चुके हैं क्या? उसको चेक कर लेते हैं। गोल्ड भी आपके सामने ये 1.5% गिरा है। सिल्वर आप देख सकते हैं ये 3% गिरा है, क्योंकि सिल्वर के अंदर तेजी मंदी ज़्यादा होती है गोल्ड के कंपैरिजन में। ये आपके सामने है गोल्ड का चार्ट, डे चार्ट है, और इसमें एक रिवर्सल हमने यहाँ पे देखा, उसके बाद में पूरी तेजी नहीं बन पाई, थोड़ी ही तेजी बनी है। ऐसा भी होता है, क्योंकि जब नहीं होते हैं बड़े ट्रिगर्स तो नहीं जाएगा ऊपर। अब नीचे जाके इसने लिया है अपना सपोर्ट, क्योंकि ये इसका रेसिस्टेंस बना हुआ था, सपोर्ट लिया। अगर ये टूट गया तो फिर अगले सपोर्ट की तरफ बढ़ेगा, और वो टूट गया तो फिर जाके ये बैरिश में हो सकता है। लेकिन अभी नहीं बोल सकते हैं कि आगे क्या होगा, क्योंकि गोल्ड इस तरह से स्टेबल तरीके से चलता है। ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह से चलने की कोशिश करे, यहाँ पे सीधा ऐसा नहीं पहुंचे। सो कहने का मतलब यह है कि फिलहाल के लिए ये रिवर्स्ड ही है, रिवर्सल इसने दे दिया है, उसको अभी तक ये होल्ड कर रहा है जब तक ये इस लेवल को नहीं तोड़ता। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, तो बाइंग भी इसी लेवल से आज देखने को मिली है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसका बना हुआ है। सिल्वर को देख लेते हैं। सिल्वर के अंदर भी सेम काइंड ऑफ सिचुएशन है, जो रेसिस्टेंस पहले था ब्रेकआउट का, वही अब इसका सपोर्ट बनेगा। वहाँ पे सस्टेन करता है, तेजी देता है तो ठीक है, वेल एंड गुड, और टूटता है तो फिर अगले सपोर्ट के लिए तैयार इसमें होना पड़ेगा। गोल्ड एंड सिल्वर को लेकर मैं आपको बता चुका हूँ कि कल भी बातचीत की थी कि अभी ये सोचोगे कि गोल्ड एंड सिल्वर से सेफ कुछ नहीं है, तो वो गलती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर भाग चुके हैं, तो सेफ्टी कम है, बुलिशनेस है इसके अंदर, तेजी बन सकती है, ट्रम्प है, बहुत सारी चीज़ें जो इम्पैक्ट करेगी सिल्वर एंड गोल्ड को। लेकिन वही बात है कि गिरावटें भी आएगी, और वो ट्रेडिंग के लिए, एक्टिविटी के लिए सही है। स्टॉप लॉस हो रही है जो ट्रेड लेने के हिसाब से 20-25-30% के हिसाब से सही दिखता है, तो उस हिसाब से मैं बुलिश हूँ। बट बहुत सारा गोल्ड खरीद लेना इक्विटी को बेच के, और ये सोचना कि 10 साल बाद गोल्ड अच्छा कर देगा इक्विटीज में, वैसा इस प्राइजेस पे नहीं लगता है। बाकी मैं सिल्वर का आपको एक लॉन्ग टर्म चार्ट भी दे चुका हूँ, 19 के चार्ट अभी देखे होगा आपने, तो उसके अंदर भी काफ़ी सारी क्लैरिटी अपने को मिली थी। एक न्यूज़ है HCL टेक को लेकर, शाम को 6 बजे के आसपास की न्यूज़ है, कल इसका इम्पैक्ट होगा। आज के दिन तो कुछ खास चला नहीं। अब देखिए, पार्टनरशिप की है एनवीडिया के साथ में टू ओपन इनोवेशन लैब फोकस्ड ऑन फिजिकल AI, रोबोटिक्स हम बोल सकते हैं, या इस तरह की जो डिवाइसेस होते हैं उसको लेकर AI के अंदर कंपनी काम करेगी। सो देखते हैं कैसे इम्पैक्ट होता है। शाम को 6 बजे के आसपास की न्यूज़ थी, हम देख लेते हैं इसके रिजल्ट कैसे गए। तो रिजल्ट इसके ओके आ रहे हैं,
अच्छे नहीं आ रहे, खराब भी नहीं आ रहे, क्योंकि सिंगल डिजिट के साथ में ईपीएस मिस बीट को मैं इनलाइन बोलता हूँ, जबकि कमेंट्री अगर अच्छी बुरी होगी तो उसके साथ में स्टॉक फिर चलता है। सो यहाँ पे एक स्विंग कंप्लीट करने की कोशिश है। ये कुछ स्विंग्स यहाँ पे आप देख सकते हैं वीकली चार्ट के अंदर, और अभी जो इसका नियर बाय रेसिस्टेंस है वो 10% ऊपर यहाँ से देखने को मिल जाता है। सो देखते हैं कैसा रिएक्शन यहाँ पे आता है, क्योंकि नंबर्स तो ओके थे, बट जो एनवीडिया के साथ में टाई अप है वो काफ़ी अच्छी न्यूज़ इसको बता सकता है इन्वेस्टर्स को दिमाग के अंदर। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको लेकर कुछ कमेंट आया है कि इसके ऊपर रिसर्च अवेलेबल करवाई है कि किस तरह की सिचुएशन अभी के समय कंपनी की, क्योंकि रिजल्ट तो अच्छे नहीं लगे अपने को और वो मार्केट को भी नहीं लगे थे। 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप, 50 का पी रेशो। अब देखिए होता क्या है कि जब भी कंपनी लिस्ट होती है तो लिस्टिंग से पहले वो अच्छा डेटा देती है, लेकिन लिस्टिंग के बाद से फिर वो डेटा खराब देना शुरू कर देती है, क्योंकि अल्टीमेटली पैसे बना दिए प्रमोटर ने, लिस्ट हो गया स्टॉक, मैक्सिमम पैसे वो कमा लेते हैं। ये खराब कंपनीज, खराब तो नहीं बोलूँगा, ये जो नॉन ब्रांडेड कंपनी है, जो इतनी ज़्यादा क्रेडिबल कंपनीज नहीं होती है, छोटी कंपनीज होती हैं, उनके साथ ज़्यादा होता है, बड़ी कंपनीज के साथ में कम होता है। ठीक है, सो ये एक बड़ी कंपनी है, वेल नॉन कंपनी है, क्रेडिबल कंपनी भी बोल सकते हैं प्रोडक्ट के हिसाब से, इन सब चीज़ों के हिसाब से। तो क्या यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है क्या, उसको चेक कर लेते हैं। सो अभी आप देखोगे ना तो हाइप इसको दी जा रही है। मोतीलाल ओसवाल ने इसको बोला है 8 घंटे पहले कि 17% ऊपर जाएगा, इसको खरीद लो। ठीक है, साथ में नोमोरा ने भी इसको बोला है कि ले लो इसको, क्योंकि उसने टारगेट दिए हैं नोमोरा ने, आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ऊपर 1900 रुपीज़ के। तो दो ब्रोकर्स ऐसा कह रहे हैं, जबकि रिजल्ट इस क्वार्टर में खराब आए हैं, तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है। साथ में आप देखोगे तो रिजल्ट आए थे इसके 13 तारीख को, इम्पैक्ट हुआ था नेगेटिव, उसके बाद से स्टॉक अभी नहीं चल रहा है, और उसके बाद में कॉल देना वो थोड़ा सा सोचने वाली चीज़ है। साथ में कंपनी की गाइडेंस कुछ ऐसी थी कि मल्टी ईयर ग्रोथ मिलेगी कंपनी को प्रीमियमाइजेशन से, यानी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के दाम प्रीमियम पर रखेगी या प्रीमियम वाले प्रोडक्ट्स बनाएगी जो महंगे हैं, क्योंकि उसमें मार्जिन ज़्यादा मिलेगा, तब जाके कंपनी को अच्छा फ़ायदा होगा। क्योंकि प्रॉब्लम आई है मार्जिन की। गाइड किया है स्टेबल मार्जिन, लागत हम अच्छी करेंगे और साथ में महंगे में प्रोडक्ट्स बेचेंगे, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने वाले जो अच्छे हो और महंगे बिक जाए। सो वो कंपनी ने यहाँ पे कहा है। अब हम देखें इसकी सेल्स का डेटा, तो सेल्स का डेटा 3 साल का दिखाते ही है, अच्छा है, लेकिन उससे पहले के 3 साल का देखो, ठंडा है। यहाँ पे आईपीओ लेके आते तो उनको पैसे नहीं मिलते। ठीक है, 50 की जो वैल्यूएशन पे बैठा रखा है वो नहीं मिलती है, तो ये एक बात है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सोचना है। प्रॉफिट को देखें तो 13, 15, 22, ये 3 साल का प्रॉफिट कितना शानदार है। अब इस प्रॉफिट के साथ में ये लेके आते हैं अपने आप को, तो पैसे नहीं मिलते हैं। सो क्या ऐसा हो सकता है? क्या देखो, ऐसा हो सकता है, कंपनी है कोई ऐसा नहीं है कि इस फील्ड के अंदर सभी कंपनी बहुत अच्छा करी है। वर्लपूल जैसी कंपनी भी है जो ब्रांड है, बट स्टिल वो बहुत ख़राब भी कर देती है कभी कभी। कुछ कंपनीज बहुत अच्छी भी है जो अच्छा भी करती है। तो अभी ये मानना कि ये कंपनी बहुत अच्छा पैसा बना देगी, और वो भी उस मार्केट कैप पर जो कि है इसका तकरीबन तकरीबन 1 लाख करोड़ का, वो बहुत जल्दीबाजी होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। हम इसमें ये देख सकते हैं कि यहाँ से ऑल टाइम हाई से स्टॉक जस्ट 9% नीचे है, खराब नंबर्स दिए हैं। तो ऐसे में क्या बार्गेन प्राइस पे स्टॉक मिल जाते हैं कि 20% नीचे भी मिल जाता है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि किसी को खरीदना है तो वो वेट करो, 20% नहीं गिरा तो फिर आप मुझको बोलोगे सर हम तो वेट करे थे मिला ही नहीं। वो आपकी अपनी होनी चाहिए, उसके ऊपर आपका अपना कन्विक्शन होना चाहिए। जस्ट मैं डेटा के हिसाब से बता रहा हूँ। इमोशंस के हिसाब से देखें तो हाँ, स्टॉक अच्छा है, कंपनी एलजी है, ये सब चीज़ें बनती है, लेकिन लॉजिक्स के हिसाब से देखें तो फिर फाइनेंशियल्स भी देखने चाहिए, रिजल्ट भी देखने चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जब भी ऐसा कुछ होता है ना, मैं जस्ट वेट एंड वॉच करता हूँ कि फंडामेंटल्स को पॉजिटिव होने दो, टेक्निकल्स को पॉजिटिव होने दो। फंडामेंटल्स मतलब रिजल्ट जो कि अच्छे नहीं थे, नेगेटिव थे। टेक्निकल्स ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, क्योंकि साइडवेज चल रहा है। सो अगर यहाँ से टूट जाता है तो टेक्निकल नेगेटिव हो गए, लेकिन यहाँ से ऊपर निकल जाता है तो पॉजिटिव हो गए। तो पॉजिटिव होने के बाद में देखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। बाकी आप देख सकते हैं अपने हिसाब से चीज़ों को, अपने कन्विक्शन के मुताबिक। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियो को आप जरूर से देख लेना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।